नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्री भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी खून का रिश्ता। तो आइए शुरू करते हैं। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचाजाद छोटा भाई है मंगलसेन। समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा ले आओ, आधा गिलास, मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। मंगलसेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई में जाने के लिए ललक उठा। यह सपने की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर में ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी, सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर ही था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने नहीं देता था। ऐन उसी वक्त संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे चाचा? चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते, कई बार कहा है। मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को नहीं ले जाएंगे, वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं? चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपए की शर्त लगती है। बस बकबक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान ही समझेंगे। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से बस बस, आगे कुछ मत बोलना, माँ ने झट से रोकते हुए कहा। फिर शुभ होकर बोली, जो तुम्हारे मन आए करो, आजकल कौन किसी की सुनता है। छोटा सा परिवार है, इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा? मैं कान खींचकर इसे मनवा लूँगा, बाबूजी ने बेटे की ओर देखकर बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहते थे कि ब्याह शादियों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिया। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवा आइए।
वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं? आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली। वीर जी, तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी, बाबूजी बोले। केवल 5 या 7 संबंधियों को लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समधी ठीक समझें दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर वीर जी तुनक्कर कुछ कहने ही जा रहे थे कि सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज़ आई। अच्छा, अभी मंगल सेन के सामने कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र में मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीट कर, बार बार छड़ी से ठकोरता हुआ। जब भी सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक कर कर कहता, आओ मंगल सेन जी, पेच कस दें। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं करते तो अपनी हैसियत तो देख। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते थे। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना, ऐंठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी भौं के नीचे दाईं आंख कुछ ज़्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज़्यादा सिकड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही हैं, नौकरों के होते हुए। आओ मंगल सेन जी, आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पैलागन नहीं करोगे बेटा? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पैलागन किया। चाचा जी झेंप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता के साथ हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए, वाह वाह। बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा, वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगें हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लो। माँ जी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटने के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती हैं भैया, तुमने देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली, जितनी देर वे गद्दी में बैठे रहें ठीक लगते हैं, पर जब उठें तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई थी। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगे। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ, उठ संतू, चटाई ला दे, सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली।
संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी, उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी। चपातियां खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे? किराया दिया उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था। उसी तरह चहककर बोला, बाबूजी वह अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पे लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ भींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपत पड़ने से सचमुच हिलने लगता है। 6 माह का किराया उस पर चढ़ गया है। तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तन को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब है ना, इसीलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी? माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी भी गले में अटका हुआ था। उसने दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊँगा तो क्या हाल होगा। मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाएगा और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी हरकत आई। मैं आज ही किराया ले आऊँगा बाबूजी, ना देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा नाम भी मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्हें ही काम संभालना है। नौकर किसी को कमा कर नहीं खिलाते। ज़मीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों में रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी पकड़ जाएगा तो कहना। डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले मैं वहाँ से बोतल निकाल लाया। ऐसी क्या बात है? मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली। चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खाकर चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठें। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कह दिया है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूँ रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूमकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था।
वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करवाता है। वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर अब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर वह साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाइए। कौन से चाचा जी को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मर्दूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए। मैं कब कहती हूँ यह ना जाए, लेकिन और संबंधी भी जाएं, अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहरूपियों को साथ ले जाएं, क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठकर जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, जा, फिर मैं नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना है, मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का ना था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल लड़के माँ बाप के हजारों रुपये लुटवा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 1.25 रुपये में सगाई करना चाहता है, तो मंगल सेन को ही साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगल सेन से कह तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक कोठरी में उचकता हुआ चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। क्यों न हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात को सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगल सेन के सर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई। मनोरमा, जब भाई की अलमारी से एक धुला पजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भिजवा देना, मंगल सेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगल सेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच कुर्सी पर मंगल सेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगल सेन पहले से छोटा लग रहा था। नंगा सर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगल सेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभगत हुई कि देखते ही बनता था। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था
और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा जल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सजधज थी कि मंगल सेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज़ ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। मंगल सेन ने छड़ी को फर्श में ठकोरा और सिर हिलाकर बोला, घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया 4 आना लूँगा। मेरा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ तो स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया लेकर ही जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगल सेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे, तो आप बार बार तंग क्यों करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी के 3 चमचम करती कटोरियाँ रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी बात ही की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियाँ, थाल और चम्मचों के मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ छज्जे पर खड़ी थीं जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चल रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयाँ हों भौजाई जी, घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गईं। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी बन गए। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें इस बीच आ गई थीं। माँ जी से गले मिल मिलकर बधाई देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ गए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उसका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले,
इस भेंट को देखकर उसका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल में से रुमाल उठाया, चमचमाती कटोरियाँ, चमचमाता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजाकर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू, चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी को याद आई, 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओगे तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाल में जो रखा है वही दिया है, तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो, चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, 3 होंगे ज़रूर। मंगलसेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी जी सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा, मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है, तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवाओगे? कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का एक चम्मच होगा। मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी से उठकर कहा, मैं भी जाकर पूछाता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है बज्जात, बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ें दी हैं, उनमें से भी कुछ खो जाए तो बुरा तो लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और बोलता कुछ नहीं, बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा है और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आव देखा ना ताव, मंगलसेन के पास आकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीज़ें गंवाएं। सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है, एक चम्मच से कोई गरीब नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियाँ झेप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से नहीं रहा गया। झट आगे बढ़कर जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, कुछ बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज़ निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाईं जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है इसी जेब में, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती?
जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो। सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं मंगलसेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज़ थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन लो मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 औरतों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से। धम्म से ज़मीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से कोई बोलता है? माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटा आओ। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर पर ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसने घर में बधाई देने आने लगीं। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाएगा या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि वह प्रभा का भाई है, वीर जी का साला। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब से एक चमचमाता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नज़रें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा कर कर चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंककर हाथ से पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी के छींटे देता हुआ बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। बस इतनी थी ये कहानी खून का रिश्ता। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।